बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटा जानी आपका सर ज़ीशान हैदर। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए मेरी बात सुने, ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने 2026 में ALP के मुताबिक पेपर देना है। आगे जो बच्चे 27, 28, 29 में आएंगे उनके लिए हम और वीडियोस बनाएंगे। तो इस वीडियो के एंड पे जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा इस वीडियो के जो क्वेश्चंस के PDF है उसका। तो मैं बिला तमहीद आपको बताता हूँ कि कौन कौन से पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में से बन सकते हैं और इससे ज़्यादा मजीद क्या बनेंगे। बच्चे पूछते हैं क्या ये काफ़ी हैं? मेरी तरफ से तो ये काफ़ी हैं, उम्मीद है इनमें से पेपर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इस तरह भी पूछा जा सकता है या यूँ व्हाट इज़ जस्टिफिकेशन फॉर इंक्रीज ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दोनों तरीक़ों से अगर ये सवाल पूछा गया तो आंसर नीचे लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लेंगे, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। क्विक चेक 9.3 का बी पार्ट है। उसने आपको कहा है कि कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ नाइट्रस एसिड। उसने कुछ दिया है, Ka की वैल्यू दी है और C दी है और कंसंट्रेशन आपसे पूछी है, तो ये फार्मूला लगा के जो है मतलब आप फाइंड आउट कर लेंगे। जो भी है इसको देख लीजिएगा, मैंने पहले भी पढ़ाए हुए हैं। उसके बाद pH और POH की डेफिनेशंस क्या होती है ये सवाल पूछा जाएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर L है। ये जो है इसमें आपको अमाउंट दी जाती है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की और आपने उसकी pH फाइंड आउट करनी है। तरीक़ाकार आप जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट हैपेंस टू एसिड एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन व्हेन pH वेराइज फ्रॉम 0 to 14, ये सवाल आएगा। ये सवाल जो है 6 वाला डिफाइन pKa एंड pKb, ये भी पूछा जा सकता है। ये क्या होता है सर? नेगेटिव लॉग ऑफ Ka इज कॉल्ड pKa एंड नेगेटिव लॉग ऑफ Kb इज कॉल्ड pKb। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। वैसे हमारी बुक में इसके कोई इतने ज़्यादा चांसेस है नहीं इस सवाल के आने के, मगर फिर भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ वैल्यू ऑफ Ka रिलेट टू द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। हमने पढ़ा था कि Ka हमें वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बताती है कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। तो ये उसका आंसर मौजूद है, टेक्स्ट बुक में मौजूद है, लिखा हुआ है। उसके बाद कामा आयन की डेफिनेशन है और या फिर हाउ NaCl इज प्योरीफाइड बाय कॉमन आयन इफेक्ट, या यूं भी सवाल पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सोलबिलिटी। तीनों तरह के क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, ये मैंने लिख दिया है, आप इसी को कोट करेंगे। उसके बाद राइट द एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट ऑन साल्ट एनालिसिस। साल्ट एनालिसिस में दो हैं, एक सेकंड ग्रुप रेडिकल में है और एक थर्ड ग्रुप रेडिकल में है। ये दोनों के आंसर मौजूद हैं, अलग अलग भी पूछा जा सकता है, इकट्ठे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का H भी है और क्विक चेक 9.4 का A भी है। सारा सवाल जो है मतलब एक्सरसाइज में से भी है, इधर से भी है, सवाल एक ही है, या यूँ समझ लें सवाल की नोयत अलग है, जवाब एक ही लिखना है आपने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में प्रूव बाय इक्वेशन, ये भी कॉमन आयन इफेक्ट से ही है, इसको भी आपने देख लेना है, सवाल पहले भी कराया है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखें, वाटर बफर एंड हाउ एसिडिक एंड बेसिक बफर प्रिपेयर्ड। तो या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक बफर। तो ये बफर की डेफिनेशन है और उनकी दो टाइप्स हैं। उसके बाद हेंडरसन इक्वेशन क्या होती है क्वेश्चन 13 में। तो हेंडरसन इक्वेशन दो तरह की होती है, pH के लिहाज से pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऊपर साल्ट नीचे एसिड की कंसंट्रेशन, और POH में लेंगे तो फिर Ka की जगह pKb और साल्ट और नीचे बेस। उसके बाद अच्छा ये जो क्विक चेक 9.4 का E पार्ट है ना, ये पिछली किताब में बड़ा ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन था। अब ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखें इस चैप्टर में से लॉन्ग थ्योरी में नहीं आना, इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आने हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल बहुत पक्का लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिसिस एंड डेसोल्यूशन, ये भी देख लेंगे आप। उसके बाद एसिडिक और बेसिक बफर सोल्यूशन, ये वही आ गया, ऊपर मैं पढ़ा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, सर आपको तो आज स्पीडें लगी हुई हैं बेटा, बस पूछे ना हालात। तो डिस्कस द बफर कैपेसिटी, बफर के जितना एक बफर बर्दाश्त कर सकता है pH के चेंज को, उसे बफर कैपेसिटी कहते हैं। एंड वाई डू वी नीड बफर, और हमें बफर की क्यों ज़रूरत होती है, दोनों का जवाब यहाँ पे मौजूद है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हाउ बफर एक्ट, बफर काम कैसे करते हैं, या क्विक चेक 9.4 का सी पार्ट है हाउ डज अ बफर मेंटेन पीएच। दोनों सवालों का एक ही जवाब है, टेक्स्ट बुक से चुराया है, ये आप यहाँ से देख लेंगे। ओके, पहले ही आपने तैयार किया हुआ होगा तो वहीं से कर लेंगे। लेक्चर जिन्होंने सुने उन्हें कोई मसला नहीं होगा। डिफाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, गिव इट्स एप्लीकेशन। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन है और ये एप्लीकेशंस के नाम भी हैं आपके सामने, यहाँ 2 लिखे हुए हैं, एक और भी है प्रेसिपिटेट वाला बुक में मौजूद है, वो भी आप लिख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज का आई क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का बेसिक प्रिंसिपल बताएं और कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। फैक्टर में आ जाता है टेम्परेचर, और यहाँ पे मुझसे शायद मिस्टेक हुई है, टेम्परेचर और हाँ यहाँ पे ये मैंने, आप हेल्पिंग बुक से देखें या मैंने जो लेक्चर पढ़ाया था उसमें से देखें, मैंने फैक्टर्स लिखे थे, एक तो टेम्परेचर था, एक कॉमन आइन इफेक्ट था, एक नेचर ऑफ सब्सटेंस था, मेरे ख्याल ये 3 थे, एक और भी होगा शायद। डिफाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और डिराइव द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन फॉर दीज साल्ट्स। तीनों के लिए अलग अलग आपके सामने ये डिराइव किए हुए हैं, इनको भी आपने देख लेना है पीडीएफ से, लिंक मौजूद होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास फाइल खुल जाएगी, उसे आप ऊपर से डाउनलोड कर लीजिएगा। सादे बच्चे होते हैं कुछ जिन्हें डाउनलोड करना नहीं आता, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद विच साल्ट वुड यू एक्सपेक्ट टू डिजॉल्व मोर रेडली। अच्छा, एसिडिक सोल्यूशन में बेरियम कार्बोनेट या बेरियम या कॉपर सल्फेट, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा डिजॉल्व होगा, तो बेरियम कार्बोनेट हैज़ हायर वैल्यू इन एक्वा सोल्यूशन। बेरियम कार्बोनेट जो है वो ज़्यादा डिजॉल्व होता है, रीजंस वगैरह लिखी हुई हैं डिटेल से। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएँ तो बेटा जानी ज़रूर आपने सैम्पल प्रॉब्लम एक भी नहीं छोड़ना, और मुझे 100% यकीन है कि सैम्पल प्रॉब्लम में से ही लॉन्ग आएगा। ये सैम्पल प्रॉब्लम 9.1 है, ये आपने देखना है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है, सॉल्व्ड होती हैं ये। उसके बाद सैम्पल प्रॉब्लम 9.2 है, ये भी बहुत ज़्यादा अहम है। उसके बाद आगे चलें, क्विक चेक 9.2 है, ये भी कर डालें। जो चैप्टर आप लॉन्ग के लिए कर रहे हैं ना उसे तो आप पूरा करें मेरे ख्याल से। तो ये क्विक चेक 9.2 का बी पार्ट है, ये भी आपने करना है। लॉन्ग क्वेश्चन सी पार्ट है, ये भी आपने करना है लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद सैम्पल प्रॉब्लम 9.3 है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी करना है। 9.3 ए है, ये भी आपने करना है। क्विक चेक 9.3 का बी पार्ट है, ये भी आपने करना है। क्विक चेक 9.3 का सी पार्ट है, ये भी आपने करना है। 9.4 का डी पार्ट है, सारे न्यूमेरिकल्स हैं। सर सॉरी करें, बहुत आसान है, आप एक दफ़ा दिल लगा के बैठें तो सही। सर आप ड्रामे करते हो, हमें तैयारी की हुई है, इतनी लेट से आपने हमें ये भेजे हैं क्वेश्चंस, तो हम क्या करें, बस मैं भी तो निकम्मा हूँ ना। क्विक चेक 9.4 का ई पार्ट, ये भी बड़ा ज़बरदस्त और अहम पेपर में पूछा जाने वाला लॉन्ग क्वेश्चन है और आएगा भी सही। उसके बाद सबसे अहम सैम्पल प्रॉब्लम है 9.4, पेपर में ये आया हुआ है जी, सारे तो आए हुए हैं, नहीं ये आया हुआ है, इसको देख लीजिएगा, बहुत अहम है। उसके बाद अगर हम चले ना तो एक्सरसाइज में सिर्फ 3 न्यूमेरिकल हैं, जिनमें से एक कोई लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ज़्यादा चांसेस जो है ना वो इस 9 और 10 के हैं, क्योंकि इनकी स्टेटमेंट्स छोटी हैं। वैसे 8 वाला भी आ सकता है। तो ये था आज का हमारा लेसन इस चैप्टर का, यानी चैप्टर नंबर 9 का। थैंक यू वेरी मच।